ऑल राइट, सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि सभी बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अपने कामों में अच्छे से लगे हुए हो, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज पढ़ रहे थे बेटा। लास्ट राउंड पे हम लोगों ने क्या किया था, अराइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, तो कैसा होता है ये देखा था। अच्छा होता है कि बुरा होता है ये देखा था। तो क्या पता चला था कि अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर SN1 बहुत अच्छा होता है तो क्यों होता है, तो उसका भी हम लोगों ने रीजन समझा था, क्योंकि वहाँ पे होता है रेजोनेंस। अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, दोनों में जो कार्बोकेटायन बन रहा था वो 1 डिग्री था ना, दोनों में 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था ना सर, बिल्कुल बन रहा था। लेकिन उसके बावजूद अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड स्टेबल थे, अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था वहाँ पे। क्यों बन रहा था सर अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि वहाँ पे हो रही थी रेजोनेंस। तो हम लोगों ने एक पॉइंट समझा था कि अगर स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू मिल रही हो तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वजह से अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में बढ़िया SN1 रिएक्शन हो जाता था। क्लियर है मामला। अब हम लोग उन्हीं केसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेके, उन्हीं केसेस को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि लास्ट राउंड का लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है विपुल पांडे और मन लगा के पढ़ते हैं, और क्या। चलो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। आपको एक चीज पता है क्या, आपको एक चीज पता है क्या सर, कौन सी चीज पूछ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है सर, वही क्या जो होता था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही क्या। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे जहाँ तक जरूरत है मैं उतना बस नॉर्मल आइडिया दे देता हूँ कि अगर ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का सम 4 आता है, कितना आता है बेटा, 4 आता है, इसका मतलब sp3, इसका मतलब sp3। अगर इसका सम आता है, अगर इसका सम आता है 3, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो कितना होगा, sp2, है ना, क्या होगा बेटा, sp2। अगर इन सब का सम, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इनका सम हो गया 2, उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो होगा sp, क्या होगा, वो sp होगा, ठीक है। ठीक है, चलो आओ एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल है CH4। एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, एग्जांपल मैंने ले लिया CH4। तुमको पता है जो कार्बन है ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना सर, बिल्कुल है। अब कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, तो बोलोगे सर 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल के चारों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं। कहाँ पार्टिसिपेट कर लिए बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, कहाँ, बॉन्डिंग में। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया है, ठीक। अब मैंने तुमसे क्या बोला, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो तुम क्या बोलोगे, इसके पास देखो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो एक बच्चा बोलेगा कार्बन तो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन तो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके पास तो लोन पेयर बचा ही नहीं ना सर। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों पार्टिसिपेट कर लिया है बॉन्डिंग में, तो जब चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके पास फ्री लोन पेयर कहां से बचेंगे, नहीं बचेंगे ना, तो सर बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ लोन पेयर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 0। नंबर ऑफ लोन पेयर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 0। कितना वैल्यू आया इसका, इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों के सम का वैल्यू कितना आया, 4 आया।
तो अगर इसकी वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। आता होगा आपको निकालने, आई होप आसान सी बातें हैं। एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर मुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, उस पर मैं जल्दी से आता हूं। फटाक से नोट कर लो इसको, आप जल्दी करो बेटा। हो गया, चलो भाई मिटाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है एक आइडिया दे दिया मैंने, बाकी आगे और आराम से देखते रहेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि आपको पता होगा नोट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो हमारे पास होता है, पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। नॉट काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, सब दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी से आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं आगे मूव करता हूं। हो गया, चलो अब आओ, ध्यान देना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको ना, ध्यान ये देना मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो देखो, अब हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। है ना सर, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्यों पढ़ना है, क्योंकि जरूरी है। आओ समझते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले आप चेक करोगे s कितना है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग s, फिर नीचे क्या लिखेंगे s प्लस p। ऊपर लिखेंगे s, नीचे क्या लिखेंगे s प्लस p। sp3 में s और p है बस ना, sp3 में हमारे पास बेटा s और p है ना सर, बिल्कुल। ऊपर लिखेंगे s, नीचे लिखेंगे s प्लस p इंटू 100। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। नंबर अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना सर, बिल्कुल। अब देखो परसेंटेज एस निकालना है ना सर, बिल्कुल निकालना है। एस कितने हैं, तो बोलोगे सर एस तो एक है। एस कितना है, एक है, एक ही एस है ना, हाँ सर। पी कितने हैं, तो बोलोगे सर पी तो 3 है, प्लस एस एक है, 3 + 1 इंटू 100, है ना। समझ गए इस बात, बिल्कुल समझ गए होगे। तो कितना आया, 1/4 इंटू 100। क्या यही आया सर, बिल्कुल यही आया। 4 1 जा 4, 4 2 जाए 25, यानी कि 25% आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उस केस में जो हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है वो कितना आता है बेटा, 25%। कितना आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, 25%। क्या ये बात क्लियर है, इसको नोट डाउन करो, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, sp2 लेता हूं। sp2 के केस में परसेंटेज s कितना होगा बेटा, कितना होगा। आओ देखिए ध्यान से, क्या यहां पे अभी भी s की वैल्यू 1 है सर, बिल्कुल 1 है, क्योंकि s का परसेंटेज निकाल रहे हैं, इस वजह से s को ऊपर रखते हैं। परसेंटेज हम लोग s का निकाल रहे हैं, इस वजह से s को ऊपर रखते हैं। ठीक बात है, यस सर। अपॉन में s प्लस p होता है ना सर, बिल्कुल। s कितना है, 1, p कितना है, 2। कितना आया, इंटू 100 कितना आया, क्या ये 33.33 आया, बोलो क्या ये 33.33% आया सर, बिल्कुल आया। आओ और आगे देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लेते हैं बेटा, sp। इस केस में देखते हैं, इस केस में परसेंटेज s निकालना है ना, यस सर। तो ऊपर लेंगे s का, s कितने नंबर है सर, 1 है, तो 1 ले लिया। अपॉन में p का कितना नंबर है, 1 है, तो 1 + 1 इंटू 100। कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया। कितना आया, 50%। कितना आया, 50%।
समझ में आया बात को? ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, इसको पहले नोट डाउन करो। ठीक है, सारी बातों को नोट डाउन करो। सारी बातें समझ में आ रही है ना बेटा? आसान सी बातें चल रही हैं, आसान सी बातें चल रही हैं। कर लिया नोट? कर लिया नोट? चलो चलो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं sp3 के केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना था? 25। sp2 के केस में जो हमारा परसेंटेज एस था, इस केस में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो कितना था? 33.33%। समझ गए बात? समझ गए बात सर? बिल्कुल समझ गए। अब आओ देखो ध्यान से, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस केस में जो हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो कितना था? 50%। इस केस में जो हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो कितना था बेटा? 50%। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, एकदम आसान सी बात है। तो आई होप कि आपने इन सभी बातों को लिख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे मूव करता हूं और इनका मतलब समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, आओ देखो ध्यान से, लिखता हूं। sp3 के केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना था? 33.33%। 33.33% है ना। sp2 वाले केस में कितना था बेटा? माफ करना, ये 25 था, 25 था, माफ करना, ये था मेरा 25%, ये था 33.33%। और sp वाले केस में कितना था बेटा? sp वाले केस में था 50%, है ना, है ना? यस सर। यानी कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2, sp2 से sp, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे चेंज आ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे चेंज आ रहा था, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बदल रहा था। समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे ध्यान से देखते हैं, आगे ध्यान से देखते हैं। एक नोट पॉइंट अब लिखोगे। नोट पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, ये होता है, ये क्या होता है, इसको अच्छे से लिख देता हूं ना। ये क्या होता है बेटा? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप कि ये बात क्लियर होगी। बहुत आसान सी बात है ना। तो आओ समझते हैं आगे, आओ समझते हैं आगे। तो मैं तुमसे एक बात बोल देता हूं, एक पॉइंट अब मैं लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को सर? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना। जो हमारा sp3 था उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 था, 25%। sp2 का 33.33%, sp का 50%, है कि नहीं सर? बिल्कुल है। यानी कि जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक है, उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर sp का परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक है तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा सर? सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा sp हाइब्रिडाइज। उसके बाद सर, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है sp2। तो सेकंड नंबर पे जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो sp2 होगा। थर्ड नंबर पे कौन आएगा बेटा? थर्ड नंबर पे आएगा हमारा sp3। यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा? आप बोलोगे कि सर sp3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बहुत आसान सी बातें हैं। चलो अब कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं। सर कौन सा काम करना है? आप बस काम करवाते रहते हो। आओ दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ। मैं ले लिया CH4,
या ये नहीं लेता हूं मैं, ये लेता हूं, है ना, ये लेता हूं मैं, ये लेता हूं। सर ये क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया? अरे बेटा कुछ नहीं, तुम मुझसे भी समझ सकते हो, बट मेरे को समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी बस। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये ले लेता हूं मैं, तीसरा कौन सा ले लेता हूं बेटा? ये ले लेता हूं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, 3 ले लिया, 3 ले लिया सर, बिल्कुल। अब आओ क्या करते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, 1v1, 1v1। ये क्या है, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये है अल्केन। ये क्या है बेटा? अल्केन। क्या है? अल्केन। ठीक है, सारे बॉन्ड सिंगल है ना, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है ना, यस सर, तो ये अल्केन है। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्काइन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? सर बिल्कुल क्लियर हुई, ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी। मैं क्या करता हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं। ये कार्बन 1 2 3 4, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, है ना, यस सर। तो अगर इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 तो सिग्मा हो गए, प्लस लोन पेयर कितना बचा? बोलोगे कि सर लोन पेयर है ही नहीं। मैं पूछूंगा क्यों लोन पेयर नहीं है, तो बच्चा बोलेगा कि सर कार्बन के वैलेंस शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों से उसने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कहां से बचेगा भैया? तो यहां पे लोन पेयर लिख दिया 0। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। क्या ये भी क्लियर है? बोलो भाई। सर बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली अगर ये कार्बन sp3 है तो ये भी तो सिमिलर दिख रहा है ना, बिल्कुल इससे सिमेट्रिकल दिख रहा है ये भी कार्बन ना। चलो इसका भी देख लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस कार्बन का भी अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी कि इस केस में भी क्या आ जाएगा? 4 तो सिग्मा आ जाएंगे, प्लस 0 लोन पेयर आ जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो गया? sp3। ये भी कितना हो गया? sp3। चलो वो एक मिनट, ऊपर चैप्टर का नाम तो चला गया, बट आई होप अभी विजिबल है। हाँ ठीक है, ठीक है, sp3। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो भैया, तो इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। अगर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यानी कि 1 सिग्मा 1 पाई। अगर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। पता है ना ये बात? नहीं पता तो मैंने बता दिया। ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। कोई दिक्कत? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इसके पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है? बोलोगे सेम बात। सर कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन को उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो इसके पास लोन पेयर बचा ही नहीं, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 0 लोन पेयर। क्या लिख देते हैं बेटा? 0 लोन पेयर। अब क्योंकि लोन पेयर हमारे पास 0 है, लोन पेयर हमारे पास 0 है, यानी कि कितना आने वाला है? 3। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। दिख रहा है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है, sp2। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, अल्काइन के केस में, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकला, सिमिलरली ये भी क्या होगा? sp2। ये भी क्या होगा बेटा? sp2। अब आगे देखते हैं, इस कार्बन को देखो, इन कार्बन को। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। इसके पास 2 सिग्मा है, इसके पास लिख ले, इसके पास 2 तो सिग्मा है, प्लस 0 लोन पेयर है। लोन पेयर कितना हो गया बेटा? 0 हो गया, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया बेटा? sp। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया? ये भी हो गया sp। एक सेकंड रुकना। ठीक
ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया, फिर इसका भी sp निकल के आया। अब आओ देखो अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अल्कीन का sp2, अल्काइन का sp, है ना। अब आओ आगे पॉइंट लिखता हूं, मिटा दूं ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूं ना। ध्यान से लिखते रहो बेटा, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना। इसको भी मिटा ही देता हूं। आओ देखो समझो, जो अल्केन है वो कितना निकल के आया, sp3। जो हमारे पास अल्कीन है वो कितना निकल के आया, sp2। और जो हमारे पास अल्काइन है वो कितना निकल के आया, sp। समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, अल्केन का सर 25%। अल्केन का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा सर 25%। अल्कीन का कितना होगा सर 33.33%। कैसे आपको पता चल रहा है सर? अरे भैया अभी परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाला हूं, कॉपी में देखो। और अल्काइन का कितना हो जाएगा सर 50%। अल्काइन का कितना हो जाएगा 50%। क्या 50% हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्लियर है मामला सर? बिल्कुल। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि परसेंटेज एस पता चल गया ना सर? बिल्कुल पता चल गया। तो अब मुझे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो तुम क्या बोलोगे सर? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अल्कीन होगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा बेटा? अल्कीन होगा। क्यों होगा समझ में आ चुका है ना सर? बिल्कुल। उसके बाद अल्कीन होगा और उसके बाद अल्काइन होगा। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो गया सर? अल्केन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अल्केन से अधिक होता है अल्कीन, और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है बेटा? अल्काइन। कौन होता है? अल्काइन। क्लियर है मामला सर? बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान सी बात समझाए हो। तो अब चलो आगे समझते हैं। इतनी बात जब आप समझ ही गए हो तो अब आगे की चीजें देख लेते हैं। सर आगे की चीजें क्या देखना है? आगे की चीजें क्या देखना है? एक पॉइंट लिखना, नेगेटिव charge is stable on more electronegative एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा स्टेबल। आगे क्या लिखोगे? एंड पॉजिटिव चार्ज is unstable in more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। यानी कि अगर एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर हो जाएगा अनस्टेबल, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। यानी कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल उसको हैंडल कर लेगा। समझ गए बात को? इस पॉइंट को लिखो, इस पॉइंट को लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? हो गया बेटा? चलो मिटाता हूं।
बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना यार। बहुत देखो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई। आई होप कि सारी बातें तुमको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यानी कि आप ये बात तो समझ गए, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, और अगर नेगेटिव चार्ज पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव है तो स्टेबल है, पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है ना। अब आओ आगे समझते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग ना, अब आओ उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आओ अगला पॉइंट लिखो, विनाइलिक हैलाइड। है ना। विनाइलिक हैलाइड होता क्या है? क्या विनाइलिक हैलाइड कुछ यही है? क्या यही है विनाइलिक हैलाइड? अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो तो विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, है ना। सही बात है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आओ मैं एक और अच्छा काम करता हूं कि मैं इसको मान लो कोई एलिमेंट, देखो एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है ना। मैं मान लिया यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जो क्लोरीन है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ सर, इसका मतलब उसके वैलेंस में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं विनाइलिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का ट्राई कर रहा हूं वाया SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने की कोशिश करूंगा? SN1। तो मान लो मैंने इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। क्या किया मैंने? इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, है ना। इस पे मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया और जो रिएक्शन का पाथ है वो SN1 है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले बात मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? तो एक बच्चा क्या बोलेगा, जो जिसने जीओसी को रिवाइज कर रखा है, बोलेगा कि सर देखो यहां पे है लोन पेयर, यहां पे है लोन पेयर, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, यहां पे हो जाएगा रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस हो जाएगा। यानी कि ये लोन पेयर यहाँ पे खुद को शिफ्ट करेगा या पाई बॉन्ड खुद को यहाँ पे कर लेगा। क्या बन गया स्ट्रक्चर? H2C नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि भाई अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है, ये बंदा अकेले ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब दोबारा यही ऐसे अपना ये यहाँ पे जो लोन पेयर आया इस कार्बन पे दोबारा अटैक करेगा, ये शिफ्ट होगा और सेमी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना सर? बिल्कुल। ये क्या हो गया? यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। तो बेटा अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, अगर यहाँ पे बेटा रेजोनेंस हो गया, तो हम लोग इसका क्या बनाने की ट्राई करते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाने की ट्राई करते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेटा जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, क्या वो ऐसा नहीं होगा? आपने अगर रेजोनेंस पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। सी सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, है ना। ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि मैं एक पॉइंट लिखता हूं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance there is a partial double bond character developed बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, है ना। रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा ना कार्बन और क्लोरीन के बीच में। सर बिल्कुल डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर, बिल्कुल। अब मुझे तुम ये बताओ, यहां पे तुम सोच रहे थे कि सर बस एक बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहां पे हो गए दो बॉन्ड, एक तो पूरा बॉन्ड हो गया और एक पार्शियल बॉन्ड हो गया। समझ गए सर, बिल्कुल समझ में आ गया बात। तो मैं ये पॉइंट लिखता हूं, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है, अगर रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा भाई? सर एक बॉन्ड को तो तोड़ सकते थे सर, यहां पे दो बॉन्ड आ गए, यहां पे सर दो बॉन्ड आ गए, है ना? यानी कि अब पार्शियल डबल बॉन्ड को कैरेक्टर हो गया ना, एक बॉन्ड अपना पूरा था और एक पार्शियल बॉन्ड आ गया। तो ये जो कैरेक्टर डेवलप हो गया पार्शियल बॉन्ड वाला, इस केस में अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को निस्तनाबूद करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल देनी पड़ेगी। यानी कि अगर एनर्जी अधिक देनी पड़ रही है, इसका मतलब रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो पाएगा क्या? नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना सर। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब ये बंदा अधिक एनर्जी मांगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना सर? बिल्कुल पढ़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये अधिक एनर्जी हम लोग लाएंगे कहां से? यानी कि कहीं ना कहीं अब ये बॉन्ड जो है वो डिफिकल्ट टू ब्रेक है कि नहीं? ये बॉन्ड जो बन गया वो क्या हो गया? डिफिकल्ट टू ब्रेक हो गया ना। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल हो गया। तो यही पॉइंट मैं लिख रहा हूं, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये तोड़ने में मुश्किल है, हाँ सर। और अगर बॉन्ड टूटेगा ही नहीं बेटा, तो SN1 रिएक्शन में बनता था कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन में क्या बनता था? कार्बोकेटायन। और अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा क्या? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा ना? नहीं सर। अब अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो SN1 रिएक्शन कहां से होगी? क्लियर है मामला? समझ रहे हो बात सर? बिल्कुल समझ में आ रहा बात। तो डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो यहां पे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? हेंस देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। देयरफॉर नो SN1 रिएक्शन। समझ में आया बात? तो अगर तुमसे कोई बंदा पूछता है कि बताओ विनाइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन होगा क्या भैया, तो क्या बोलोगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सारे प्रोसेस समझा दोगे? सर बिल्कुल समझा देंगे। पहले लिख लो, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन और देता हूं। जल्दी लिख लो। मेरे लिए हलवा बन के आया है भाई, जल्दी लिखो। भैया लोग बहुत ख्याल रखते हैं हॉस्टल में अपना, है ना? चलो जल्दी लिखो, फिर मैं हलवा खाता हूँ तुम लोगों को पढ़ा के। मन कर लेगा तो इधर भी खा लूंगा, पर जल्दी लिखो। हो गया भाई। चलो पहली बात तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि आजा हेल्प कर हलवा बनाने में। फिर मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी है। तो बोला कि चल जा तू क्लास रिकॉर्ड कर ले और देखो भाई देख लो। वहाँ पे तो बोला गया था कि तू जा क्लास रिकॉर्ड कर ले, हलवा हम खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक, किस्मत में मेरे अच्छे लोग बहुत हैं, मतलब हेल्प करने वाले बहुत। मेरे को बुरे लोग तो नहीं मिले किस्मत में, सारे ही मेरे ठीक ठाक। चलो समझते हैं आगे। एक तीसरा बंदा उठता है, कहता है सर यही वाला एग्जाम्पल लो। मैंने बोला ले लिए बेटा।
Cl। और बंदा क्या कहता है कि सर आपने एक बात बोला था। मैं पूछा क्या? तो बंदा बोलेगा कि सर आपने बोला था नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में SN1 नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ मैंने मान लिया नहीं हो रहा। बोलेगा कि सर छोड़ो, मैं बॉन्ड को एनर्जी दे के तोड़ दूंगा, मैं ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसको मैं एनर्जी दे के तोड़ दूंगा। मैं बोला अच्छा, बड़े जिद्दी इंसान हो। बोला हाँ सर, मैं इस बॉन्ड को किसी ना किसी कंडीशन में तोड़ ही दूंगा। अब बताओ SN1 होगा कि नहीं, अब बताओ SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं। मैं बोलता हूं कुछ पहले तोड़ दे तू बॉन्ड। तो क्या कर, पहले बॉन्ड को तोड़ दे, बहुत मजा आता है तुझे तोड़ने में, है तोड़ दे। बोला कि लो तोड़ दिया, तोड़ दिया, प्लस अब Cl नेगेटिव। SN1 में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है कि नहीं? सर बिल्कुल होता है। अच्छा, मैं पूछता हूं अब चल तू बता SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं यहाँ पे, SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं यहाँ पे। बोलेगा हैं मैं कैसे बताऊं? मैं बोलूंगा मुंह से बता। तो वो लगा दिमाग लगाने, और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा अच्छे से, H H डबल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया H, और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके दिमाग में घंटी बजी, वो बोला कि क्यों ना कार्बन का उसके दिमाग में घंटी बजी, बोला क्यों ना इस कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें। मैं बोला सही जा रहा है बेटा। तो बोला कि मैं तो सही ही जाता हूं सर, यानी कि इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। लोन पेयर है क्या इसके पास? तो बोलेगा कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। मैं पूछूंगा कैसे नहीं है लोन पेयर? बोलेगा कि सर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, 1 2 3, इसको ठीक से बना देता हूं, 1 2 3 4, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए थे। अब क्योंकि कार्बोकेटायन बना है तो हुआ है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का दोनों बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया है। अरे बोलो भाई, अब जब क्लोरीन पे कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि कार्बन के पास जो इसका वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन पे चला गया, हाँ या ना? इसका मतलब कार्बन के पास सर अब कोई लोन पेयर नहीं बचा। क्या ये बात समझ आया? कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा पता है ना? अरे भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना शेयर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना? हाँ सर। अब क्योंकि बॉन्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ है, बॉन्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे जो बॉन्ड फ्यूजन का मोड है वो हेटेरोलिटिक है, तो ये दोनों बॉन्ड ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉन्ड में शेयर हुए हैं वो क्लोरीन पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे लोन पेयर तो बचा ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी भी हो गई। इस वजह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मामला? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत बच्चों को नहीं आता इतनी सारी बातें, बेसिक्स एकदम पढ़ा रहा हूँ बेटा। आओ देखो, क्लियर है मामला? सर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ बेटा। तो इसके पास कितना है सर? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 2 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं बच्चा? 0 लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं भाई? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों, है ना? तो हम लोग आगे से ही जो पढ़ रहे थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, है ना? जो भी प्रॉब्लम थी जानने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, क्या करता हूँ इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, समझो समझो समझो। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है ना। मान लो कोई बच्चा कहता है कि चलो सर पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मानता हूं अधिक एनर्जी लगेगी, लेकिन मैं उतनी एनर्जी दे दूंगा। दूसरा बच्चा यही कहेगा कि सर जो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है उसको तोड़ने के लिए मानता हूं कि अधिक एनर्जी लगने वाली है, लेकिन जो भी एनर्जी लगेगी ना मैं दे दूंगा। मुझे बॉन्ड तोड़ना है, मैं कहता हूं तोड़ ले भाई। वो कहता है मुझे बॉन्ड तोड़ना है, तो मैं कहता हूं तोड़ ले। जब वो बॉन्ड तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये क्लोरीन जब गया तो कहीं ना कहीं ये कार्बोकेटायन बनेगा। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? यस सर, बिल्कुल होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है ना? कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? केवल 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है इसके पास बेटा? सर एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? सर 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 होता है
अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 आ रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरे बेटे sp। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp है, इस केस में बेटा अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर sp में परसेंटेज s कैरेक्टर होगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 100, है ना। ये कितना आ गया? 50%। 50%। ठीक बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज s कैरेक्टर सर ज्यादा है। परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है बेटा? सर ज्यादा है। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर अधिक होता है, उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या हो जाती है बेटा? सर ज्यादा हो जाती है। नहीं समझे क्या? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो मैंने आपको भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा? कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा? स्टेबल है। बोलो, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस केस में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है और नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। यानी कि ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। इसका मतलब इसका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो गया? 50%। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर अच्छा खासा अधिक है कि नहीं सर? बिल्कुल है। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर अधिक है, इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो गया कार्बन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में मैं en लिख देता हूं। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। और अगर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अगर ये कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? सर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे यहां पे? एज द कार्बोकेटायन formed is sp hybridized, therefore है ना, यहां से यहां तक therefore लिखा है। therefore परसेंटेज s कैरेक्टर एज क्या हो गया? 50%, विच implies that this carbocation is more electronegative। ये क्या बताता है कि जो कार्बोकेटायन बना है क्या है? बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? है ना? तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर नहीं, ये लिख लो, वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is unstable, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होगा, है ना? तो क्या लिखूंगा अगला पॉइंट? देयरफॉर कार्बोकेटायन इज ऑल्सो अनस्टेबल। इसका मतलब कार्बोकेटायन भी क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर कार्बोकेटायन भी अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब SN1 नॉट पॉसिबल, है ना? सर कार्बोकेटायन अनस्टेबल होने से SN1 क्यों नहीं पॉसिबल है? याद करो, पेज पलटो कॉपी का,
देखो क्या मैंने आपके कॉपी में यह पॉइंट नहीं लिखवा रखा कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना अच्छा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, उतना अच्छा रिएक्शन होगा SN1 में। समझ गए बात को? हाँ सर। तो सर यहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल बात हो गई। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल बात हो गई। पहला प्रॉब्लम तो ये आया। लेकिन एक बंदे ने कहा कि मैं तोड़ दूंगा, मुझे तोड़ना ही है बॉन्ड। मैं बोला तोड़ दो। जब मैंने बॉन्ड तोड़ दिया तो मैं क्या दिखा कि सर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब इस कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। और sp अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि परसेंटेज कैरेक्टर 50, और अगर 50% s कैरेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बेटा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल है सर। पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? अनस्टेबल है। और अगर इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है मेरे बच्चे, तो कार्बोकेटायन बनना ही नहीं चाहेगा ना। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? आई होप समझ में आया। जिस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो कार्बोकेटायन क्यों बनेगा? यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे कार्बन स्टेबल है, यहाँ से यहाँ क्यों अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा? इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फटाक से इसको लिख लो, फिर हम लोग झटाक से आगे बढ़ जाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जल्दी करो बेटा। हो गया? और बेटा अब अगला केस देखते हैं, फिनाइलिक हैलाइड। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास फिनाइलिक हैलाइड है उसमें SN1 रिएक्शन होता है कि नहीं। सर सबसे पहले बात ये बताओ, फिनाइलिक हैलाइड होता क्या है? बता रखा हूं। एल्काइल हैलाइड का, अराइल हैलाइड का मैंने पूरा क्लासिफिकेशन करा रखा है। फिनाइलिक हैलाइड क्या होता है मैंने बता रखा है ना आपको कि अगर बेंजीन रिंग से है ना, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? फिनाइल हैलाइड। अब आपको ये पता है कि जो हैलोजन होता है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 17th ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ सर। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बना दो 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई तो न्यूक्लियोफाइल ले आता हूँ, न्यूक्लियोफाइल ले आता हूँ। हमें चेक करना है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो अच्छा होगा कि बेकार होगा। आओ ध्यान से देख लेते हैं, एकदम आसान सी बातें हैं। लोन पेयर सिग्मा पाई, क्या यहां पे भी रेजोनेंस का चांस है? सर बिल्कुल है, और तगड़ा चांस है। तो ये बोलो मैंने कर दिया, बना दिया रेजोनेंस। पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया, है ना, डबल बॉन्ड X, है ना, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब आओ ध्यान से देखो, ये बंदा यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, है ना। डबल बॉन्ड X, पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया नेगेटिव। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस तरह से शिफ्ट होगा, है ना। माफ करना, ये ऐसे शिफ्ट होगा। समझ में बात? समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया, ओफो भाई मैं सीधी लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, है ना। और ये हो गया डबल बॉन्ड X, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये पाई बॉन्ड दोबारा यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस तरह से हो जाएगा। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया X।
है ना। रेजोनेंस हो गया कि नहीं? हाँ सर। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अब मैं क्या करता हूं, अगर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज ले लूं और बनाऊं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यही बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो यही बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल यही बनेगा। ये क्या हो गया? RH। RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं देख लूँ अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, सब दिख रहा है। ये क्या हो गया? RH। RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यही बनेगा? हाँ सर, बिल्कुल यही बनेगा। और हमने एक चीज जीओसी में पढ़ रखा है, क्या कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैं एक पॉइंट यहां पे फिर लिखता हूं कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, क्या? ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड बिटवीन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में डेवलप होगा? बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, है ना। बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, हेलोजन मतलब X, है ना। ये हेलोजन और इस कार्बन के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? एक पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो गया तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? This partial double bond is difficult to break। अभी जो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया बेटा, इसको तोड़ना डिफिकल्ट है कि नहीं सर? बिल्कुल है। Hence SN1 reaction is not possible। समझ में आ गया बात सर? बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट बेटा? कर लिया नोट बेटा? अब देखो, एक बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, मैं सर किसी न किसी कंडीशन में ये बॉन्ड को तोड़ ही दूंगा। बच्चा बोलता है कि मैं किसी न किसी कंडीशन में इस बॉन्ड को तोड़ ही दूंगा। तो अगर SN1 रिएक्शन कराना चाहते हो बेटा, अगर आप SN1 रिएक्शन कराना चाहते हो तो सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ने बॉन्ड तोड़ दिया ना, सबसे पहले क्या बना? कार्बोकेटायन, है ना। हाँ सर, ये बन गया कार्बोकेटायन। चलो, इस कार्बोकेटायन में इस कार्बन की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। क्या इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके अलावा कोई सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है? सर नहीं है, सर नहीं है। तो क्या इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी? हाँ सर, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। तो अगर इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी कि इसके लिए भी जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर ये कार्बन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये कार्बन भी बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल। क्या ये पॉइंट भी लिख लोगे आप लोग? क्या ये पॉइंट भी लिख लोगे? हाँ सर, यानी कि अगर यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो गया बेटा, तो SN1 नॉट पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बाकी स्टेटमेंट जैसे पिछले वाले केस में कराया था उसी तरीके से यहां भी आप कर सकते हो। एक और रीजन है, एक और रीजन है जो यहां पे SN1 रिएक्शन को रोकता है करने से। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो,
ऊपर हेलोजन लगा है, हाँ सर बिल्कुल लगा है। क्या हेलोजन के पास लोन पेयर्स हैं? सर बिल्कुल तीन तीन लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, इसके पास तीन तीन लोन पेयर हैं, ठीक है। हाँ सर, जब मैं इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहूंगा, SN1 रिएक्शन के लिए जब भी मैं इस पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहूंगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, कहीं ना कहीं ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड से क्या करेगा? एक रिपल्सन फील करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस पाई बॉन्ड से प्लस इस लोन पेयर से क्या करेगा? एक रिपल्सन फील करेगा। सर क्यों करेगा? क्योंकि पाई बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफाइल है, हेलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। याद करो जब तुम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, तो जीओसी में क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, हम लोग किसी एटम को न्यूक्लियोफाइल कब कहते हैं? जब उस एटम के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर हो। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस वो इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्म में हो सकते हैं। इसके पास तो सर तीन तीन पाई बॉन्ड हैं, इसके पास सर तीन पाई बॉन्ड हैं। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? तीन पाई बॉन्ड है कि नहीं? और इसके पास तीन लोन पेयर हैं, तीन लोन पेयर हैं, यानी कि सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डोनेट करने के लिए। मतलब क्या? तुमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि जो बेंजीन होता है ना, जो बेंजीन होता है ना, वो क्या होता है? बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियोफाइल होता है। किसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल होता है? पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर बेटा ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल नहीं करेगा क्या? सर बिल्कुल करेगा। ये लोन पेयर इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल नहीं करेगा क्या? सर बिल्कुल करेगा। कहीं ना कहीं ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा। क्यों सर? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। हाँ सर, और अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब रिएक्शन करना हो। समझ रहे बात को? अगर किसी बंदे के पास लोन पेयर है तो दे तो सकता ही है ना भाई। तुम्हारे पास अगर पैसे हो तो तुम मुझे दे तो सकते हो ना किसी कंडीशन पे। नहीं दोगे क्या? दे दोगे ना जरूरत पड़ने पे? हाँ दे दोगे, अच्छे बच्चे हो ना। तो सिमिलरली ये भी न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर से रिपल्सन फील कराएगा, और ये पाई बॉन्ड के हेल्प से रिपल्सन फील कराएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो बेंजीन इज स्टिल अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां तक ऐड ही नहीं हो पाएगा, तो कहां से होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? समझ रहे हो क्या बात? समझ रहे हो क्या बात? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो उसी पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं, एज द न्यूक्लियोफाइल को मैं NU नेगेटिव लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फील रिपल्सन बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ halogen atom, therefore it is difficult to reach the benzene carbon atom at which halogen is attached। है ना? है ना? समझ गए बात को? हाँ सर। तो यहां पे अगला पॉइंट लिख दो, हेंस SN1 रिएक्शन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब SN1 रिएक्शन पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मस्त समझ में आया, मजा आया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो।
चलो बेटा, तो आ जाओ, अब क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। हमें ये चेक करना, हमें इनको कौन सा बंदा सबसे अच्छा SN1 करेगा, इस ऑर्डर में अरेंज करना है इन पूरे कंपाउंड्स को। तो आओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था, क्या कॉन्सेप्ट यही था कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 ये क्या था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। यानी कि जहां पे कार्बोकेटायन सबसे अच्छा स्टेबल होगा, जहां पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा बेटा, वहां पे SN1 रिएक्शन सबसे तगड़ा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पढ़ाया हूं ना कि जहां पर सबसे अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे SN1 रिएक्शन सबसे मस्त होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मुझे बताओ कहां पे सर कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्टेबल बनेगा, कहां पर कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्टेबल बनेगा। पहले देखो, SN1 रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ना। हाँ, सबसे पहले कार्बोकेटायन में यहां पे बनेगा ना, सबसे पहले इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, तो ए वाला कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो ए वाला कार्बोकेटायन यहीं पे बनेगा ना, ये सर यहीं पे बनेगा, बना दिया। बी वाला कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा ना, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो सर बिल्कुल यहां पे बनेगा, लो बना दिया। सॉरी, सी का कार्बोकेटायन कहां बनेगा, सी का कार्बोकेटायन कहां बनेगा, सर यहां पे बनेगा, बना दो, है ना, है ना सर, बिल्कुल। डी का कार्बोकेटायन कहां बनेगा बेटा, डी का, बोलोगे इसको देख के ध्यान से बोलोगे, सर ये तो विनाइलिक हैलाइड दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है। अच्छा, ये विनाइलिक हैलाइड दिख रहा है सर, यानी कि एक बच्चा बोलेगा इसको चेक ही मत करो, ये तो सबसे घटिया SN1 करेगा, ये करेगा ही नहीं SN1, ये SN1 करेगा ही नहीं। लेकिन बच्चा दूसरा बोलेगा कि सर थोड़ा सा अच्छा लगे, इस वजह से एक बार कार्बोकेटायन बना ही दो। मैंने तो बना दिया बेटा, मेरा क्या जाता है तो गलत बात, लेकिन मैंने बना दिया। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। और क्या लिखोगे, वेरी अनस्टेबल, क्या लिखोगे, वेरी अनस्टेबल। वेरी अनस्टेबल, अगर बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब कार्बोकेटायन बनना प्रेफरेंस ही नहीं देगा, कार्बोकेटायन बनना प्रीफर ही नहीं करेगा, तो ऐसे लिख के काटा मार दो यहाँ पे, सिंपल। यानी कि जो रिएक्टिविटी है वो सबसे पीछे तो डी की चली गई, यानी कि डी जो है वो सबसे अनस्टेबल है, डी जो है सबसे अनस्टेबल है। हाँ सर, अब जब डी सबसे अधिक अनस्टेबल है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में चली गई। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। ठीक बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान सी बात है ना। अब आओ आगे देखते हैं, अब आओ आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। इसको देखो यार, यहाँ पे तो मैंने डबल बॉन्ड बनाया नहीं, ये देखो, अब देखो, इसको देखो, इस बंदे को ध्यान से देखो, इस बंदे को ध्यान से देखो, ध्यान से घूरो, ध्यान से घूरो, क्या दिखेगा, तो पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे 1 पाई का रेजोनेंस होगा, 1 पाई रेजोनेंस, एक पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर है मामला सर, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत आसान बात बोले हो आप, बहुत छोटी बात बोले हो आप। मैं कहता हूँ क्या हो, बड़े बात देखते हैं, क्या बस यहाँ पे रेजोनेंस ही होगा क्या, रेजोनेंस ही होगा क्या। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे कार्बन होता है, मैं बोलूंगा अच्छा, तो बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कहीं ना कहीं इसके पास अगर ये कार्बोकेटायन है तो इसके पास जो ये वाला कार्बन होगा अल्फा और ये वाला कार्बन होगा अल्फा। हाँ, फिर तो बच्चा बोलेगा कि सर इसके पास 1 पाई रेजोनेंस तो है ही, साथ में साथ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, इसके पास 1 पाई रेजोनेंस तो हो ही रहा है, साथ में इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, यानी कि इसको, इस कार्बोकेटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबल करेगा और रेजोनेंस भी स्टेबल करेगा। समझ में आया बात, एक मिनट में देख लूं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, हाँ सब दिखा रहा है,
सब आ रहा है। यानी कि इस कार्बोकेटाइन को ये रेजोनेंस प्लस ये हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों मिलकर स्टेबल करेंगे। मतलब ये बहुत मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, वेरी स्टेबल। दो फैक्टर मिलकर इसको स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है। इस पे देखो, इसको देखो, यहां पे बस 1 पाई का रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या होगा, यहां पे केवल 1 पाई का रेजोनेंस होगा। ये जो ऑप्शन ए है, यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 पाई का रेजोनेंस होगा। क्लियर है मामला सर? क्रिस्टल क्लियर है। यहां पे आओ, यहां पे आओ सर। यहां पर 1 पाई रेजोनेंस तो हो ही रहा है, यहां पर 1 पाई रेजोनेंस तो हो ही रहा है। साथ में ये क्या है, ये क्या है सर? बोलोगे कि सर ये एक प्लस आई ग्रुप है, ये बेसिकली मिथाइल ही तो है, ये बेसिकली मिथाइल ही तो है। हाँ बेटा है, तो ये एक प्लस आई ग्रुप है। क्या है? एक प्लस आई ग्रुप है। यानी कि यहां पर 1 पाई रेजोनेंस प्लस 1 प्लस आई ग्रुप, यानी कि 2 फैक्टर यहां पे स्टेबल कर रहे हैं। यहां पर इस स्ट्रक्चर को 2 फैक्टर स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन उनमें हमें पता है कि सर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस आई से अधिक प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से जो सबसे रिएक्टिव बंदा होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? बी वाला। क्वेश्चन मिटा दूं पहले, मैं फिर लिखूं। मैं पहले क्वेश्चन मिटा दूं, फिर लिखता हूं आगे। चलो, सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को मैंने सीसी लिख दिया है ना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस को हम लोग अधिक प्रायोरिटी देंगे, यानी कि जो बी है वो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे अधिक स्टेबल होगा। बी के बाद कौन सा आएगा? सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 2 फैक्टर लग रहे हैं, यहां पे भी 2 फैक्टर लग रहे हैं, एक तो रेजोनेंस का फैक्टर, एक हाइपर कॉन्जुगेशन का फैक्टर। तो फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के बाद क्या आएगा बेटा? सी के बाद आएगा हमारा ए। सी के बाद हमारा क्या आएगा बेटा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बस हो रहा है रेजोनेंस, यहां पे क्या हो रहा है? बस रेजोनेंस हो रहा है। और ए के बाद क्या आएगा बेटा? ए के बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा डी। क्यों? क्योंकि डी जो है सबसे अधिक अनस्टेबल है, सबसे अनस्टेबल है। डी क्यों है? सबसे अनस्टेबल है। सबसे अनस्टेबल क्यों है? आपको पता है ना? सब बिल्कुल पता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ये कई बार रिपीट कर चुका मैं। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 क्या होगा? रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 क्या होगा? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN1 अगर आपको चेक करना है बेटा, तो आप बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को पहचान लो। जो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना अच्छा SN1 रिएक्शन शो करेगा। नोट डाउन करो इसे नोट डाउन करो। चलो बेटा, अब आप लोग क्या करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आप लोग क्या करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? हो गया सॉल्व? चलो मैं बताऊं, चलो बताता हूं। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो ध्यान से देखो, जिन बच्चों का हो गया मैच कर लो, है ना? सबसे पहला काम क्या होता है SN1 रिएक्शन में? सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। सबसे पहला काम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। बना दो कार्बोकेटाइन यार, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है? सर बना देते हैं। ये देखो, बन गया कार्बोकेटाइन। हाँ सर, बी में बनाओ, सबका कार्बोकेटाइन बना दो। सबसे पहले सभी स्ट्रक्चर का सबसे पहले आप बना दो कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव CH3, है ना?
पॉजिटिव OH, है ना। अगला ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपको एक बात पता है क्या कि जो NO2 होता है बेटा, ये होता है -M ग्रुप। कौन सा होता है? -M ग्रुप। कौन सा होता है? -M ग्रुप। ये जो OH है बेटा, ये क्या होता है? ये होता है +M ग्रुप। ये क्या होता है बेटा? +M ग्रुप। और ये जो CH3 है बेटा, ये भी क्या होता है हमारा? +M ग्रुप। क्या होता है बच्चा? +M ग्रुप। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, तुम्हें को सिखा रिया हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, अब आपको क्या करना है, सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है ना। सर बिल्कुल करना है। एक काम करो, आप सबसे पहले किसी एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। किसी एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहली बात, आपको यह बात तो समझ में आ रही होगी कि सर ये देखो पाई बॉन्ड, ये देखो ये देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। यानी कि सर रेजोनेंस तो हो ही रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितने कार्बोकेटाइन बन रहे हैं बेटा, इन सभी कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस तो स्टेबल कर ही रहा है। इन सभी कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल कर रहा है? रेजोनेंस। अगर इन सभी कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या रेजोनेंस के अलावा भी कोई फैक्टर हैं जो इन कार्बोकेटाइन को और अधिक स्टेबल कर सके। तो आओ उसको चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग बना लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया पहले। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हमको सर दिक्कत होती है, मैं नहीं बना पाता। चलो मैं जो बता रहा हूं वो करो, आराम से बन जाएगा। तुम ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको इमेजिन कर लो नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को तुम क्या कर लो, इमेजिन नेगेटिव कर लो। अब बताओ रेजोनेंस कैसे होगा। सबसे पहले बताना रेजोनेंस कैसे होगा। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं इस इधर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, है ना। हाँ सर बिल्कुल यही होगा। ये हो गया न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये अब ये दोबारा नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, है ना, ये डबल बॉन्ड, ये और ये। अब इसके आगे बनाना है क्या, इसके आगे मत बनाओ। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। सर क्यों रुक जाओ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, हमारा सारा काम यहीं पे हो जाएगा, हमारा सारा काम यहीं पे हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है अगला स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करना है, जहां जहां आपने नेगेटिव लिया है सबको कर दो पॉजिटिव। जहां जहां आपने नेगेटिव लिया है सबको क्या कर दो, पॉजिटिव। ये लो पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दिया, कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया, एकदम आराम से कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से बेटा, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। क्या सिमिलरली जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज एक टाइम पे यहां पे आ गया है, सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज एक टाइम पे आ जाएगा। एक टाइम पे पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आ जाएगा, एक टाइम पे पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आ जाएगा। जब रेजोनेंस चल रहा होगा बेटा, जब स्ट्रक्चर में रेजोनेंस चल रहा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज इस पैरा पोजीशन पे आ चुका होगा। एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये पॉजिटिव चार्ज इस पैरा पोजीशन पे आ चुका होगा, इस पैरा पोजीशन पे आ चुका होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? सर कैसे आ जाएगा ये हम मैंने अभी रेजोनेंस करके दिखाया ना। मैंने रेजोनेंस इसलिए ना करके दिखाया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर अब देखो, अब देखो सर यहां पे पैरा पोजीशन पे क्या है, कोई ग्रुप नहीं है, तो यहां पे क्या लगेगा, नो इफेक्ट अदर देन रेजोनेंस, है ना। यहां पे रेजोनेंस के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट नहीं लगेगा, नो इफेक्ट अदर देन रेजोनेंस। समझ में आया बात? सर बिल्कुल समझ में आया। यहां पे पैरा पोजीशन पे क्या है, यहां पर है सर पैरा पोजीशन पे -M ग्रुप। क्या है, -M ग्रुप। और ये जो बेटा -M ग्रुप होता है वो क्या करता है, कार्बोकेटाइन को, पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। सबसे पहले क्या करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अनस्टेबल करता है ना।
हाँ सर बिल्कुल करता है। तो अब मुझे बताओ यहां पर सबसे अधिक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? तो तुम बोलोगे कि सर ये वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि माइनस एम ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है। माइनस एम ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर ये हो जाएगा कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर डी है वो सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वो सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो तुम बोलोगे सर देखो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बी है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बी है और जो हमारे पास स्ट्रक्चर सी है, इन दोनों में प्लस एम ग्रुप है। इन दोनों में पहला पोजीशन पे प्लस एम ग्रुप है, यानी कि ये प्लस एम ग्रुप कहीं ना कहीं इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि ठीक बात है, दोनों के पास प्लस एम ग्रुप हैं, दोनों प्लस एम ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे, मान लिया मैंने, लेकिन कौन सा प्लस एम ग्रुप ज्यादा स्टेबल करेगा? तो एक बच्चा बोलेगा कि सर जो हमारे पास OH होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम दिखाता है ना? यहां पे लिख लो OH सो मोर strong plus m then CH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम कौन दिखाता है? OH दिखाता है। यानी कि सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? सेकंड नंबर छोड़ो भले इतना बात समझ गया आप लोग? इतना बात समझ गए सर? बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मतलब अब देखो सर सबसे अधिक अनस्टेबल जो बंदा था वो डी था। डी के बाद कौन सा कार्बन सबसे कम स्टेबल होगा? ऑप्शन डी के बाद कौन सा कार्बोकेटाइन, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑप्शन सबसे कम स्टेबल होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर ए होगा। मैं पूछूंगा क्यों होगा बेटा? तो बच्चा ये बोलेगा कि सर ए इसलिए होगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि ए में केवल रेजोनेंस लग रहा है। ए में क्या लग रहा है? केवल रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस के अलावा कोई इफेक्ट नहीं है। तो सेकेंड नंबर पे आ गया ए, सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन के रूप में। ठीक है हाँ सर। अब देखो उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? उसके बाद कौन सा आएगा? तो अब बच्चा बोलेगा कि सर देखो अभी आपने बताया कि OH जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस शो करेगा CH3 से। मैं बोला हाँ। तो बोलेगा कि सर इसका मतलब जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा ऑप्शन सी वो सबसे अधिक स्टेबल होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा। और बीच में क्या बचा? बीच में ऑप्शन बी। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन आपको अच्छे से समझ में आया? कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्टेबल है? क्या यह बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। यहां पे माइनस एम लग रहा था, सबसे अधिक अनस्टेबल हो गया ये बंदा। उसके बाद यहां पर रेजोनेंस के अलावा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था, तो दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद सर यहां पे जो CH3 है वो OH से कम प्लस एम शो करता है, तो तीसरे नंबर पे ये आ गया और सबसे अधिक स्टेबल पे सी आ गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आप लोग समझ गए? सर बिल्कुल समझ गए। अब आओ आगे देखो, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आप लोग ऑर्डर समझ गए तो हमें ये बात पता है ना कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सर बिल्कुल पता है। तो यही लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 क्या हो जाएगा? सर सी सबसे अच्छा होगा, फिर बी, फिर ए, फिर डी। समझ में आ रहा बात? सारी बातें आसान है ना? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, बेटा, जल्दी नोट डाउन कर लो। अब चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग जल्दी से। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके पास 1 मिनट है। हो गया? बताऊं? चलो अब बताता हूं बच्चा। देखो धीरे धीरे करते करते हम लोग टॉपिक के कोर पॉइंट्स में घुस रहे हैं, एकदम कोर कॉन्सेप्ट में घुसते चले जा रहे हैं। तो अब सीरियस हो जाओ। अब हंसी मजाक, हालांकि हंसी मजाक वैसे भी हम लोगों ने कम किया, लेकिन बेटा एकदम आप सुनो। अगर आपको 1 से 2 घंटे का ही एक लेक्चर देखना है
तो पूरा ट्राई करो ना कि उसमें एकदम सीरियसली देखो, पूरी जान लगा के पढ़ लो। क्या जरूरत है बहुत अधिक हंसी मजाक करने का, इस लेक्चर को एंजॉय की तरह लो ना। तुम ये टारगेट करो कि सर मुझे तो वही उतना ही, मुझे भी उतना कॉन्सेप्ट पता है, सर को भी उतना ही कॉन्सेप्ट पता है। अरे भाई जितना कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको पता है कि नहीं पता? सर बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है ना। तो बराबर के कॉन्सेप्ट हम दोनों के पास है ना, हम दोनों के पास बराबर के कॉन्सेप्ट हैं। जितना कॉन्सेप्ट आपके पास है उतना ही कॉन्सेप्ट मेरे पास है। तो अब आप लोग करो ना कि सर से फास्ट करके दिखाना है, जल्दी करके दिखाना है। और हमेशा एक ट्राई करते रहना कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मुंह से बोलते रहो स्टेप्स को। उससे क्या फायदा होगा, मुंह से बोलते रहोगे तो ना तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बन जाता है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सर आगे क्या देखना है? सबसे पहली बात ये बताओ कि कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? सर इस कार्बन में बनेगा, बना दो कार्बोकेटाइन। इस कार्बन में बनेगा, कार्बोकेटाइन यही बनेगा ना सर? यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो बाकी सब कुछ तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बाकी सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। बदला क्या है? ये लास्ट वाले ग्रुप्स बदले हैं। बदला क्या है? ये लास्ट वाले ग्रुप्स बदले हैं, बस यही चेंज है ना सर? बिल्कुल, बाकी सब कुछ तो पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। बाकी ऊपर वाले सारे पार्ट तो पिछले क्वेश्चन जैसे सेम है कि नहीं सर? बिल्कुल सेम है। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर। ध्यान से क्या देखना है? ध्यान से क्या देखना है? अगर ऊपर वाला सभी पार्ट पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब ये पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो एक टाइम पे ये यहां पे आ चुका होगा। एक टाइम बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ चुका होगा। मानते हो? मानते हो? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ चुका होगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो कि अगर सब कुछ ऊपर वाला, देखो पिछले क्वेश्चन में यही हुआ था ना कि पॉजिटिव चार्ज यहां था लेकिन यहां पे आ गया था ड्यूरिंग रेजोनेंस। मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। चलो कैसे मान लिया पता है ना? पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया है बेटा, ध्यान से। है ना? सिमिलरली यहां पर भी हो गया बेटा। ये लगा दिया मैंने प्लस, ये लगा दिया मैंने प्लस। यही चीज है ना, यही चीज है ना सर? बिल्कुल यही चीज है। अब आओ ध्यान दो, अब आओ एकदम से ध्यान दो। सर ध्यान क्या देना है? सर ध्यान क्या देना है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से रेजोनेंस की वजह से यहां पे शिफ्ट हो गया है ना? बता चुका हूं पिछले वाला क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया है तो बात को समझ गए होगे भी आप। अब देखो, अब देखो, अब आप रेजोनेंस को कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब आप रेजोनेंस के लिए कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब आप क्या देखो सर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर, इस कार्बोकेटाइन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा है ना, ये कार्बन अल्फा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा और यहां पे ये कार्बन अल्फा है ना। इसके पास, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओहो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे आओ, यहां पे आओ, इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? इसके पास हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास आओ, इसके पास आओ, ये जो कार्बोकेटाइन है बच्चा, ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास कितने अल्फा कार्बन है? सर ये जो इसके पास ये 1 अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? इसके पास सर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, 1 अल्फा एच। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? सर ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है।
समझ में आया बात, समझ में आया बात, समझ में आया बात। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, यहां पर रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर सर रेजोनेंस प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और यहां पे बस रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हुआ? तो तुम बोलोगे कि सर सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन वो वाला होगा जहां पर रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो। तो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे अधिक स्टेबल है? तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि सर जो हमारा ए वाला स्ट्रक्चर है वो सबसे अधिक स्टेबल है। उसके बाद बी, मैं पूछूंगा उसके बाद बी क्यों? क्योंकि बोलोगे कि सर जो बी वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके पास रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? सर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे बी वाला स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पे आ गया। मैं पूछूंगा उसके बाद कौन सा होगा? तो बोलोगे कि उसके बाद सर सी होगा। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास थर्ड नंबर पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी। और जो लास्ट जो सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो कार्बोकेटायन जो इन स्ट्रक्चर में सबसे कम स्टेबल है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी। वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि यहां पे सर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या हो गया? ए सबसे अधिक स्टेबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी। क्या ये केस आपको क्लियर हुआ? क्या ये केस आपको क्लियर हुआ गया? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो मैं तुमसे पूछता हूं कि SN1 रिएक्शन के SN1 रिएक्शन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे कि सर जो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यानी कि सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन ए है तो ए सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन करेगा, उसके बाद बी है तो बी करेगा, फिर थर्ड नंबर पे सी है तो सर सी करेगा, और लास्ट नंबर पे डी है तो सर सबसे बेकार SN1 रिएक्शन यहां पे कौन करेगा? ऑप्शन डी करेगा। तो SN1 रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। SN1 रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर बेटा यही हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? क्या इस बात को आप अच्छे से समझ गए? अगर आप अच्छे से समझ गए इस बात को तो जल्दी से नोट डाउन कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा। देखो बेटा बात ऐसी है कि अभी रात के बज गए हैं 2:45, रात के 2:45 टाइम हो गए हैं। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को अभी 11th का भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है और उसको भी अपलोड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, आज के लिए ये SN1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं पे छोड़ देता हूं। कल ब्रिज हेडेड कार्बन और एक दो और स्पेशल केसेस जो उसके बचे हुए हैं प्लस सॉल्वेंट इफेक्ट वगैरह ये सब करते हुए SN1 रिएक्शन कर देंगे खत्म, और हम लोग आगे मूव करेंगे SN2 रिएक्शन की तरफ। ठीक, उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिर लगभग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। समझ गए बात को? तो आई होप कि आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, पूरी जान लगाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।